वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी एंड लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट एंथैल्पी चेंज। ओके, अब देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू Q प्लस W, राइट। और आपको पता है Q और W के साइंस मैंने आपको बताए थे। Q की वैल्यू अगर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट लिबरेटेड बाय द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम ऐड होती है, लिबरेटेड मतलब वहां से निकल गई। वर्क डन ऑन द सिस्टम ऐड हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इट विल बी नेगेटिव। और देखिए, अगर हम गैसेस के बारे में बात करेंगे तो W विल बी रिमूव्ड बाय P डेल्टा V, तो डेल्टा U इट विल बी इक्वल टू P डेल्टा V। अब P डेल्टा V डिसाइड करेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, घटा है तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार हमें यह वैल्यू रख के भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ता है। अब ये सारी चीजें हम आगे यूज करने वाले हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रूव किया था दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड, या तो एब्जॉर्ब हुई या बाहर निकली, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब लेबोरेटरी के अंदर हम काम कर रहे हैं और हमें वॉल्यूम को रखना है कांस्टेंट। ठीक है, टू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट। देखना जरा, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है और यहां पे रिएक्टेंट है A, मैंने ऊपर से रिएक्टेंट डाला B और यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ और वेपर्स निकले। पहले वॉल्यूम कितना था? इतना। अब वेपर्स जहां जहां पूरे इसके अंदर फैल गए तो पूरा का पूरा वॉल्यूम इतना हो गया। वेपर अगर टेस्ट ट्यूब को हमने कवर नहीं किया तो वो बाहर निकल जाएंगे। फिर जो आपके रूम का वॉल्यूम होगा वही उसके वेपर्स का भी वॉल्यूम होगा, है ना। तो कभी हम एक रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, कभी हम दूसरा रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि लेबोरेटरी के अंदर काम करते हुए आपने देखा है, एक हाथ में बीकर रहेगा, दूसरे हाथ से हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, या टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं, या टाइट्रेशन कर रहे हैं, व्हाटएवर। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना इज अटर डिफिकल्ट। हम वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रख पाते, बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस रहती हैं। जो हमारे पास नॉर्मल लेबोरेटरीज हैं, हमारे स्कूल्स के अंदर लेबोरेटरीज हैं, दे आर नॉट सो हाईटेक। और वैसे भी केमिस्ट्री के अंदर जब भी केमिकल रिएक्शन की जाती है, देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। सॉलिड से गैस बन रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, वेपर से लिक्विड बन रहा है, देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट ना रखना पड़े, एक ऐसी हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ढूंढे जिसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करें। ठीक है, तो टू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट इज डिफिकल्ट। ठीक है, देयरफॉर रिएक्शंस इन लेबोरेटरी आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। और वो प्रेशर कौन सा है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है, आपकी बीकर्स, टेस्ट ट्यूब्स, एवरीथिंग इज ओपन टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर हो गया कांस्टेंट। ओके, अब ध्यान से देखिए आप, प्रेशर कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, एंड टेम्परेचर, ये दोनों कंडीशंस हमने कांस्टेंट कर दी। वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज। ओके, वर्क इज
डन ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मतलब अगर गैसेस एक्सपैंड करती हैं, प्रेशर कांस्टेंट, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, गैस अगर एक्सपैंड हुई मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। गैस को अगर हमने जबरदस्ती कंप्रेस किया, मींस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो दोनों ही केसेस में अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, एनर्जी कम हो गई, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, तो इंटरनल एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है ये? एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। दिस इज ड्यू टू एक्सपेंशन एंड दिस इज ड्यू टू कंप्रेशन। अगर सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी कम हो जाती है, और अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है तो एनर्जी बढ़ जाती है। वो चीज आप अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ दैट चेंज इन एनर्जी, जो भी एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये दोनों चीजें डिसाइड कर रही हैं भाई, इंटरनल एनर्जी में चेंज और प्रेशर वॉल्यूम वर्क बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, तब हमारे पास चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम आएगी। तो ये जो चेंज इन एनर्जी है ऑफ द सिस्टम, टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम लेते हैं एक न्यू टर्म दैट इज एंथैल्पी। तो उसको इट इज डिनोटेड बाय H। इट विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? दैट चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी and pressure volume work, means it does not depend upon only internal energy. Change in energy of the system at constant pressure and temperature depends upon change in internal energy and also energy change due to expansion and contraction of a gas। तो दोनों चीजें इंक्लूड आ रही हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो इसलिए हमारे पास अब एक नई टर्म आ गई, मतलब अब इनका सम टोटल हमें लेना पड़ेगा 10 एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? इट इज द सम ऑफ, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के साथ हमने किसको कंसिडर किया है? प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम energy. It is the sum of internal energy and pressure volume energy. इसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। और एंथैल्पी is denoted by H। एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H के साथ। Therefore H it will be equal to U plus PV. This is enthalpy, this is internal energy and this is pressure volume energy. Clear? ठीक है, तो एंथैल्पी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई दैट H is equal to U plus PV।
तो दिस इज एंथैल्पी। क्लियर बात। अब हम देखेंगे व्हाट इज एंथैल्पी चेंज। नोटेड, एंथैल्पी चेंज, नाउ इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, राइट। पाथ पे डिपेंड नहीं करती। कंसिडर a reaction, reactant to product. This is initial state, this is final state, right? इसकी enthalpy H1, इसकी enthalpy H2. Okay, so for reactants मतलब initial state बहुत सिंपल है। H1 किसके बराबर होगा? U1 प्लस PV1। वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा अब। ठीक है, फॉर प्रोडक्ट मतलब फाइनल स्टेट, तो H2 इट विल बी इक्वल टू U2 प्लस PV2, क्योंकि अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं इसलिए P यहां पे लिखा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी इट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो ये रहा चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। ओके, अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा H इट इज इक्वल टू HP की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? U2 प्लस PV2 माइनस R की जगह पे हम क्या लिखेंगे? U1 प्लस PV1। माइनस को खोल दीजिए, U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1। ये आ गया U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस V1। ठीक लिखा? ओके, अब डेल्टा H it will be equal to delta U minus U1, it will be delta U, change in internal energy. P common, V2 minus V1, delta V. So this is the equation, that is delta H equal to delta U plus P delta V. तो ये आ गया change in enthalpy किसके बराबर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। प्रेशर वॉल्यूम वर्क कह लीजिए, क्योंकि वर्क भी तो अल्टीमेट एनर्जी में ही आता है। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो यू कैन टेक अप एज दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। वी नो चेंज इन एंथैल्पी इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम, तो डेल्टा H क्या होगा? फर्स्ट सिचुएशन, प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम, इट विल बी पॉजिटिव। और if enthalpy of product is less than enthalpy of reactant, तो डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव। तो जिन भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर डेल्टा H पॉजिटिव आए, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिनकी डेल्टा H नेगेटिव आएगी, दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। रिएक्टेंट की एनर्जी थी 100, प्रोडक्ट की रह गई 20, 80 कहां गई? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक। मैं इनके बारे में और डिटेल में बात करूंगी। तो यहां सिर्फ हम एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं, और वहीं से ये एक इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन हमारे पास निकल के आती है कि अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा, रिएक्टेंट की कम, तो डेल्टा H पॉजिटिव। देखो ऐसा क्यों? रिएक्टेंट से बना
प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा 100 और इसकी कितनी है 20, मतलब हमने इसको 80 ऐड किया, 80 एनर्जी इसको दी, तब 100 हुई। इट हैज एब्सॉर्ब्ड एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज डेल्टा एच पॉजिटिव। ओके, इसकी है 100 और इसकी रहेगी 20, मींस यहां से एनर्जी बाहर गई है, तो डेल्टा एच नेगेटिव। क्लियर? ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन आता है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है, तो आप ये वाली डेरिवेशन जो हमने जो एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज को एक्सप्लेन करती है, आप यही लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। क्वेश्चन इज डिराइव डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आपने डिराइव कर लिया, अभी किया। तो मेरा क्वेश्चन जब मैंने लिखा है तो आपको इस चीज को फिर से लिखना है, वहां हमने कंसेप्ट भी किया ना, तो ये डेरिवेशन आपने मुझे लिख के भेजनी है। अब सेकंड क्वेश्चन, डिराइव डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको डिराइव करना है। ओके, चलिए अगेन स्टार्ट तो हम इसी से करेंगे। कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर अ रिएक्शन reactant to product. This is initial state, this is final state. इसकी एंथैल्पी, अब देखो एंथैल्पी इसकी है H1 और इसकी है H2। ओके, तो फॉर रिएक्टेंट्स मीन्स इनिशियल स्टेट H1 it is equal to U1 plus PV1. For products, final state H2 equal to U2 plus PV2. Okay, delta H equal to HP minus HR. तो यहां किसके बराबर है? H2 minus H1. कुछ बुक्स के अंदर यहां पे 1-2 की जगह P या R लिखा है, बट 1-2 से ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो अगेन डेल्टा H सेम मैं वही चीज कर रही हूं, पहले ये डेराइव होगा, इससे फिर ये बनेगा। ठीक है, तो इट विल बी U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। साइन हटाइए, U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दूं, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्योंकि सेम डेफिनेशन आप पीछे करके आए हो, आई होप आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया। चलो मैं कर ही देती हूं इसको। अब इनको इकट्ठा कर लो, U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा H इट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आ गया। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो अब हमारे पास ये डेरिवेशन होगी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डन। इसी से हम आगे इसको डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, फॉर एन आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT। ओके, initially PV1 it will be equal to N1 RT and in finally चलो मैं states लिख देती हूं, let it be initial state, now final state, it will be PV2 N2 RT। तो जब हम इसकी चेंज निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, PV2 माइनस PV1 इक्वल टू N2 RT माइनस N1 RT। तो यहां से P आया कॉमन, V2 माइनस B1 इक्वल टू N2 माइनस N1 RT।
ओके, दिस इज P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा N आर टी, और ये डेल्टा N के साथ मैं लिख रही हूं G. G मीन्स गैशियस स्टेट, क्योंकि आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं. तो वी प्रूव्ड दैट P डेल्टा V इट इज इक्वल टू डेल्टा Ng RT. ओके, पुट इन इक्वेशन 1. Put in first equation. You will get delta H equal to delta U plus delta Ng RT. अब इसमें कौन सी चीज क्या है? Let's see. Delta H equals delta U plus delta Ng RT, where delta H is change in enthalpy. Delta U, it is change in internal energy. Delta Ng, this is change in gaseous moles of reactants and products. And R, it is gas constant. T is equal to टेम्परेचर, और टेम्परेचर किसमें? केल्विन स्केल के अंदर. तो इस तरीके से आप डेराइव करते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT. तो दोनों ही इक्वेशंस दे आर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी. तो दोनों का रिलेशन P डेल्टा V के साथ भी और डेल्टा Ng RT के साथ भी. अंडर व्हाट कंडीशंस delta H is equal to delta U, delta H greater than delta U and delta H less than delta U. वो कौन सी कंडीशंस है जब चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आती है, या उससे ज्यादा आती है या उससे कम आती है. ठीक है, तो मैं वन बाय वन इनको टेक ओवर करती हूं. तो सबसे पहले लेट्स सी अंडर व्हाट कंडीशंस डेल्टा H इट इज इक्वल टू डेल्टा U. अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस हैं डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, एक चीज. दूसरी इक्वेशन इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT. और आपको पता है डेल्टा Ng किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. दिस इज डेल्टा मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, वो हमने यहां पुट कर दी है. ठीक है, इन्हीं दो इक्वेशंस को हम लेके चलेंगे. डन. अब वो कंडीशंस जिसके अंदर H और U दोनों बराबर हैं. ओके, पहली कंडीशन रिएक्शंस which do not involve gaseous reactants और प्रोडक्ट्स. कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर गैशियस ना तो रिएक्टेंट हैं ना ही प्रोडक्ट हैं. तो उस केस के लिए जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लें, HCl एक्वस पानी में घोला हुआ प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो एक्वस, और ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड. अब देखो इसके अंदर ये वाली इक्वेशन डेल्टा Ng RT, इसके अंदर कोई भी गैशियस मोल्स तो है ही नहीं, सारे के सारे क्या है? एक्वस या लिक्विड. तो ऐसे केस के अंदर डेल्टा H जो है इट विल बी इक्वल टू डेल्टा U, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम किसके अंदर लेके आएंगे हम? गैशियस के अंदर. राइट, गैशियस के अंदर आएगा, तो यहां पे चेंज इन वॉल्यूम होगा ही नहीं. दूसरी कंडीशन, इफ डेल्टा V इक्वल टू 0. ठीक है, ऐसी कंडीशंस जिनके अंदर चेंज इन वॉल्यूम जो है दैट इज 0. अब देखो इस केस के अंदर फिर क्या हुआ? डेल्टा V इज इक्वल टू 0. तो जरा इक्वेशन देखिए, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. पुट करिए वैल्यू, यू विल गेट डेल्टा H डेल्टा U प्लस P इंटू 0, और ओवरऑल आंसर क्या आएगा?
बराबर आ गए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई कि उनके अंदर गैशियस मोल्स है ही नहीं। दूसरा क्या होगा, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तब भी क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एन जी। देखो जरा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये दोनों बराबर, तो डेल्टा एन जी कितना हो गया, 0। तो क्या आएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0 इंटू आर टी, एंड व्हाट वी विल गेट, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। क्लियर? तो इन दोनों ही कंडीशंस में इसी तरीके से आएगा। अब हम सिंपल सा एग्जांपल, इसके लिए मैं एग्जांपल लिख रही हूं, अभी थोड़ी देर में इसको हटा दूंगी यहां से। H2 प्लस Cl2 गैशियस, गैशियस, और ये बन गया 2HCl गैशियस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, चलो मैं थोड़ा ऊपर करके लिखती हूं इसको। इसकी एग्जांपल, H2 प्लस Cl2, this is gaseous, gaseous, 2HCl, it is also gaseous, okay. Number of moles of reactant, देखो इधर कितने हैं, 1 and 1 2, इधर number of moles of product कितने हैं, 2, तो डेल्टा Ng किसके बराबर, number of moles of product minus number of moles of reactants, how many, 2 minus 2 equals 0, तो डेल्टा Ng equal to 0, therefore delta H will be delta U plus 0 into RT, delta H will be equal to delta U. So these are the two conditions where delta H, change in enthalpy, it will be equal to change in internal energy. फिर से देखिए, पहली सिचुएशन जिसके अंदर कोई गैशियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अगर डेल्टा V 0 है, मींस रिएक्शन हमने ली है क्लोज्ड वेसल के अंदर। इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट एट इन क्लोज्ड वेसल, तो उसके अंदर डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0, तब भी क्या आ जाएगा, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U। एंड थर्ड कंडीशन, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तब भी यही रहेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हटा के लिख देती हूं, ये बन जाएगा NaCl aqueous plus H2O liquid। तो सेकेंड सिचुएशन इज व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, राइट। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0, तो उस कंडीशन में भी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। तो इसकी तीन कंडीशन आई हमारे पास, एक जिसमें गैशियस मोल्स इन्वॉल्व नहीं थे, दूसरा अगर कंटेनर क्लोज्ड है, तीसरा अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर है। डन। अब मैं इसको हटाने लगी, इसके बाद आपने इसको नोट करना है, ओके। नेक्स्ट, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U होगा। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ये इससे बड़ा होना चाहिए, मींस अगर ये 10 है तो ये है 5, मतलब ये वाला फैक्टर इसमें ऐड करके 10 के बराबर आना चाहिए। सो डेल्टा Ng शुड बी पॉजिटिव, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दे शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तभी वो इसमें ऐड होंगे और ये इसके बराबर पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली ये तो बड़ा ही हुआ ना इससे, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तब इसके बराबर आते हैं, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी है, 5। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे आप प्रोडक्ट हमें ज्यादा चाहिए, ओके, लेट इट बी PCl5, इट विल ब्रेक इनटू PCl3 प्लस Cl2। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2, तो डेल्टा Ng कितना आया, 2 माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1 आ गया पॉजिटिव। तो इसमें ऐड होगा तो हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, मींस डेल्टा H इट इज ग्रेटर देन डेल्टा U। डन। ऐसी और भी बहुत सी रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस केस में फिर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, तो यहां पे डेल्टा U के अंदर हम कोई ना कोई
ठीक है, लेट इट बी ए आर टी, ये वैल्यू ऐड करेंगे तब ये इसके बराबर आता है, ठीक है, दैट इज डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, ठीक है, बिकॉज सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू डेल्टा यू टू मेक द इक्वेशन equal to delta H. Therefore, delta H is greater than delta U. Clear? Now third situation. Delta U बड़ा है, delta H छोटा. Okay, let me write the equation first. Means अब ये 5 है और ये 10 है. यही बोला ना कि डेल्टा U बड़ा है, डेल्टा H छोटा है. मतलब इसमें से अगर मैं 5 माइनस करूं तब ये दोनों इक्वेशंस बराबर होंगी. तो आप समझ गए, इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव ओनली देन इट विल बी पॉसिबल. मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. एग्जांपल देखते हैं, एक नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ऑल आर इन गैसियस इन इक्विलिब्रियम 2NH3. अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2. तो डेल्टा एन जी किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. इट विल बी 2 माइनस 4, इट विल बी -2. तो डेल्टा एच डेल्टा यू माइनस 2 आर टी. अब यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आई थी? 1. तो मैं ए की जगह पे यहां पे सिंपल आर टी ऐड कर सकती हूँ ना. तो आर टी की वैल्यू इसमें ऐड होगी तब इसके बराबर आ रहा है. ओके, तो यहां पे सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू डेल्टा यू, और वो सम वैल्यू क्या है? आर इंटू टी. और इधर 2RT इसमें से माइनस करेंगे तब ये इसके बराबर आएगा, राइट? दैट इज 2RT हैज टू बी subtracted from delta U to make it equal to delta H. Therefore, delta H it is less than delta U. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ एक न्यूमेरिकल्स इसके आ जाते हैं. तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स देखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखने हैं, एंड आफ्टर दैट आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन में डेल्टा एच डेल्टा यू से ज्यादा है, कम है, या वो बराबर है. ओके, one more important relationship, that is significance of delta H and delta U and first law of thermodynamics. First law of thermodynamics को consider करते हुए what is the significance of delta H and delta U? Let's find out. Internal energy आपको पता, उसके अंदर हम सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखते हैं. वी हैव टू कीप द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी or change in enthalpy, system should be at constant pressure and constant temperature. यहां पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट, और उधर प्रेशर एंड टेम्परेचर. और आपको पता है बेटर सिचुएशन कौन सी होती है? एंथैल्पी. टू वर्क अंडर कांस्टेंट प्रेशर इज इजियर एज कंपेयर टू वर्क अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, ऑल्सो डब्ल्यू किसके बराबर होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ना. डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, मीन्स पी डेल्टा वी. व्हेन अ गैस एक्सपेंड हुई, दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम. Therefore, W will be equal to minus P delta V. Put in first equation, you will get delta U equal to Q minus P delta V. Okay. At constant volume, delta V will be equal to 0. तो delta U किसके बराबर आया? Q minus P into 0. तो delta U will be equal to QV. ये आप डेफिनेशन पहले करके आए हैं. That is, change in internal energy is equal to heat absorbed or liberated at constant volume.
दैट इज change in internal energy equal to heat absorbed or liberated at constant volume. ठीक है, अब एंथैल्पी की बात करते हैं. हमें पता है एंथैल्पी किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ओके, तो चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर होगी? चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच किसके बराबर आई? डेल्टा यू प्लस डेल्टा इंटू पीवी. अब डेल्टा दोनों के साथ लगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, पहले हम करेंगे पी डेल्टा वी, फिर हम लिखेंगे वी डेल्टा पी दोनों के साथ. ठीक है, लेकिन बट डेल्टा पी इज 0 क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट. Therefore, delta H it will be delta U plus P delta V plus V into 0. So it will be delta H delta U plus P delta V. Done. Okay. अब देखिए डेल्टा U. डेल्टा U किसके बराबर है? Q plus P delta V. When the only work done by the system is expansion of gas. तो चलो मैं इसको W ले लेती हूं पहले. तो वर्क W it will be equal to minus P delta V. ठीक है, therefore equation 1 becomes delta U equal to Q minus P delta V. Let it be 1 and let it be second. Equation second becomes, okay, now put in first. First equation में वैल्यू पुट कीजिए, यहां ले आती हूं मैं, इसमें वैल्यू रखेंगे डेल्टा H इट विल बी इक्वल टू, अब डेल्टा U की जगह पर हम लिखेंगे Q माइनस P डेल्टा V, और एक हमारे पास P डेल्टा V पहले से है, ये दोनों कैंसिल, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू Q. कब? कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, मींस चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर? हीट एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीजें, डेल्टा यू की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू. थ्रू आउट द चैप्टर हम इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली बहुत बार यूज करने वाले हैं. तो हमेशा याद रखना, हीट एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, हम बिल्कुल भी कंटेनर को ओपन नहीं कर रहे हैं, देन इट इज क्यू वी, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू. और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जितनी हीट एक्सचेंज होगी, लिबरेटेड या एब्जॉर्ब्ड, दैट ऑलवेज गिव्स द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी. ठीक है, फिर से देख लीजिए, एंथैल्पी U प्लस पीवी. ओके, चेंज इन एंथैल्पी सबके साथ चेंज लग गई. अब इसको आप दो तरह से लिखना पड़ेगा, एक बार वॉल्यूम डिफरेंट करेंगे और एक बार प्रेशर. लेकिन डेल्टा P क्या है? 0, चेंज नहीं आनी चाहिए, तो ये वाला फैक्टर हो गया 0. ओके, अब ये इक्वेशन ये बन गई हमारे पास. डेल्टा U किसके बराबर है? Q प्लस W. कैसे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, right? Then when only work done by the system is expansion of gas, तो ये वर्क किसके बराबर होगा? माइनस पी डेल्टा वी. तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? W की जगह पे हमने क्या लिखा? माइनस पी डेल्टा वी. इधर भी लिखा था, ओके, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम. देन ये वैल्यू मैं इधर ले आई. ठीक है, इस इक्वेशन में पुट किया डेल्टा U की वैल्यू को, ये चीज आ गई Q माइनस पी डेल्टा वी, ये वाली वैल्यू, ये दोनों कैंसिल, तो ये आ गया Q. पर ये Q कौन सा है? दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? आप लोअर क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हो, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक.
एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर, एंडो मीन्स फ्लो ऑफ हीट इनवर्ड, ठीक है, एंट्री। तो देखिए सिंपल सी डिफरेंसेस हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड और इवॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एंड टाइप ऑफ रिएक्शन in which certain amount of heat energy is absorbed, that is called endothermic, ठीक है। अगर हम इन रिएक्शंस को हीट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ Q, तो हम क्या करते हैं, जब रिएक्शन लिखते हैं तो क्योंकि ये रिएक्शन बाहर निकली है, हीट एनर्जी बाहर गई है, तो ये प्रोडक्ट के साथ गई, तो इसमें हम प्लस Q प्रोडक्ट साइड पे शो करते हैं। C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी और इतनी हीट निकली, इक्वेशन के साथ ही लिखते हैं। लेकिन इधर क्या करेंगे, या तो आप उसको रिएक्टेंट में लिखोगे या फिर इसको जब अगली साइड लेके जाओगे इट विल बिकम -Q। नाउ हियर इट इज +Q ऑन रिएक्टेंट साइड और इट विल बी -Q ऑन प्रोडक्ट साइड, सिंपल सी बात। लेकिन सबसे बेस्ट जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत सिंपल, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होगा और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव होगा। और रिएक्शन में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैं इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूंगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा गैप छोड़कर डेल्टा H इक्वल टू -393.5 किलोजूल। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर आप इसकी डेल्टा H की वैल्यूज को शो कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये बन गया अमोनिया, और इसके लिए जो वैल्यू है दिस इज -92.3 किलोजूल। ऐसी बहुत सी रिएक्शंस जिनमें आपको डेल्टा H के आगे नेगेटिव वैल्यू दिखाई देगी, डैम श्योर इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मैं इसी रिएक्शन को लिख के दिखाती हूं। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस O2 क्या बन रहा है, इससे 2NO, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, यहां आप लिखोगे डेल्टा H इक्वल टू +180 किलोजूल। दिस इज टू सिंपल टू रिप्रेजेंट। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये बनता है 2HI और इसके लिए चेंज इन एंथैल्पी इट इज +153.5 किलोजूल। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि इक्वेशन के आगे Q जब लिखते हैं तो एक ही साथ, इट्स अ पार्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन इधर खत्म हो गई, कॉमा डेल्टा H को रिप्रेजेंट कर दीजिए थोड़ा सा गैप छोड़कर। डन, ओके। अब इन केसेस में डेल्टा H है नेगेटिव, ये आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए डेल्टा H नेगेटिव कब आएगा, हमारे पास डेल्टा H को मेजरमेंट करने का फॉर्मूला है डेल्टा H नेगेटिव व्हेन enthalpy of reactant is greater than enthalpy of product। रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा थी, प्रोडक्ट की वैल्यू कम थी, तो दोनों का जब डिफरेंस होगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू HP माइनस HR, तो P की वैल्यू कम है, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसके आगे माइनस, तो डेल्टा H विल बी नेगेटिव। एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाती हूं मैं, ठीक है। अब देखो इस एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर इधर हमने ले ली एंथैल्पी, ठीक है, इधर हम एंथैल्पी ले रहे हैं, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ओके, लेट इट बी। अब क्योंकि नेगेटिव के लिए रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा, तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये वैल्यू कम है ना, ये वैल्यू ज्यादा है, तो इस केस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्शन इधर से इधर को आती है, राइट, ये एरो ऊपर से नीचे को आया, HR HP, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज डेल्टा H इक्वल टू HP माइनस HR। HR की वैल्यू ज्यादा है यहां से यहां तक,
HP की वैल्यू है यहां से यहां तक, दिस इज HP एंड दिस वैल्यू इज HR, दिस इज HP। अब दोनों का डिफरेंस ये बचा, तो इस केस में क्योंकि HR इट इज ग्रेटर देन HP, देयरफॉर डेल्टा H इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए, सेम, इनके लिए डेल्टा H इज पॉजिटिव और आपको पता है डेल्टा H इक्वल टू H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, और HP इट इज ग्रेटर देन HR, एंडोथर्मिक है ना, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट की जितनी भी होगी उसमें एनर्जी ऐड होने वाली है, तो डेल्टा H इट इज HP माइनस HR, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा H पॉजिटिव। देखो जरा, इधर हमने ली है एंथैल्पी, अब ये वैल्यू है प्रोडक्ट की और ये वैल्यू है रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की वैल्यू थे लेट इट बी 20 और इसकी हो गई 120, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी इसको एक्स्ट्रा लगी, मतलब 100 इसमें ऐड हुए तब प्रोडक्ट की वैल्यू 120 हुई, तो रिएक्शन ऐसे जा रही है ऊपर को। अब ये गैप डेल्टा H HP माइनस HR, तो HP इज ग्रेटर देन HR, देयरफॉर डेल्टा H इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगी, मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू कम थी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम थी, उसमें एनर्जी ऐड हुई, एंडोथर्मिक है ना, इसने एब्जॉर्ब की एनर्जी और उसके प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट से ज्यादा हो गई। तो दीज वर द सिंपल डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। डिफरेंसेस लिखिए, इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बाद में आप ये डायग्राम बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एंथैल्पी? एंथैल्पी आई कहां से, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एंथैल्पी चेंज? डेल्टा H आता कहां से है भाई? इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन H2 प्लस Cl2 और ये बन गया 2HCl। ओके, अब ये रहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड और ये बन गया 2HCl, मींस ये रहे रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट। तो इधर लेफ्ट में क्या है, रिएक्टेंट्स के पास दो बॉन्ड्स हैं, पहले इनको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, राइट। यहां पे दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, यहां था HH Cl Cl, दोनों टूटे, ये H इसके साथ जुड़ गया, ये Cl इस H के साथ जुड़ गया, तो ये बन गए 2HCl। तो यहां पे एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब इन्हीं दो चीजों को हम देखेंगे। ठीक, जितनी एनर्जी बॉन्ड बनने पर बाहर निकली उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी में से माइनस कर दीजिए, मतलब डेल्टा H किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक bonds of reactants minus total energy released during bond formation in products। क्लियर बात? तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, समेशन सम टोटल ऑफ bond energy of reactants minus sum total of bond energy of products। क्लियर बात? ये सिर्फ एक ही हमारे पास प्रोसीजर है जिसमें आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो, ओनली इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अदरवाइज थर्मोडायनामिक्स की हर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो, चाहे वो रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी हो, आगे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आएंगी, फ्री एनर्जी की भी हम बात करेंगे, सिर्फ
बॉन्ड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनेगा कब, पहले तोड़ेंगे तभी तो बनेगा ना, इसीलिए पहले रिएक्टेंट लेते हैं और उसके बाद में लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो अगर ये वैल्यू ज्यादा है, इफ bond energy of first condition reactants is greater than bond energy of product, अगर ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है तो डेल्टा H क्या होगा, ये ज्यादा ये कम, इट विल बी पॉजिटिव। इफ मतलब रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। इफ bond energy of reactant is less than bond energy of product, मतलब प्रोडक्ट बनने पर एनर्जी बाहर ज्यादा जा रही है, लगने वाली एनर्जी कम है, तो दिखती सी बात है डेल्टा H विल बी नेगेटिव, मींस इट विल बी एक्सोथर्मिक। तो इन अ केमिकल रिएक्शन bonds of reactants break and there is bond formation in product, okay, and change in enthalpy, it is calculated by subtracting total bond energy released during bond formation from total bond energy required to break the bonds of reactants। बात क्लियर, ओके। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ, ये हमने जो HCl की एग्जांपल ली है हम इसी को लेके चलते हैं, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब देखें, लेट अस कैलकुलेट change in enthalpy during the formation of HCl, okay, for example let's calculate delta H in the formation of HCl. the reaction is H2 plus Cl2 arrow 2 HCl and we are given bond energy of H bond H, बॉन्ड एनर्जी Cl बॉन्ड Cl, बॉन्ड एनर्जी HCl। और आपको पता है बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, अब जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इट इज 433 किलो जूल पर मोल एंड इन केस ऑफ क्लोरीन क्लोरीन इट इज 244 किलो जूल पर मोल एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl इट इज 431 किलो जूल पर मोल। मतलब ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 433 किलो जूल एनर्जी लगानी पड़ती है, ओके, लेकिन अगर H प्लस H करके मुझे H बॉन्ड H बनाना है तो इसमें से 433 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, ओके। बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी और बॉन्ड बनने पर निकलने वाली एनर्जी दोनों को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तोड़ने को लगने वाली हम बोल देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जब हम सिंपल टर्म यूज कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी मींस तोड़ने के लिए भी उतनी लग रही है और रिलीज भी उतनी हो रही है, ठीक है। तो देखिए इधर, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो हम लिखेंगे H2Cl2 2HCl, बॉन्ड की फॉर्म में शो कर दीजिए H बॉन्ड H, Cl बॉन्ड Cl एंड 2HCl। अब इसकी एक बॉन्ड है HH का, एक Cl का और दो है इसके, तो डेल्टा H किसके बराबर है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट H बॉन्ड H प्लस बॉन्ड एनर्जी Cl बॉन्ड Cl माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। दो है ना, तो दो से मल्टीप्लाई। अब देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड H कितनी है, 433 प्लस क्लोरीन क्लोरीन 244 माइनस 2, चलो इसको मैं अंदर ही ले लेती हूं, 2 इंटू, तो ये आ गया 2 इंटू 431, ओके, ये आ गया 437 426 माइनस 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, ओके। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 6 7 7 12 5 और ये रहा 5 8 1, इट इज 185 विथ नेगेटिव साइन। डेल्टा H क्या आया,
It is exothermic reaction. This reaction is an example of exothermic reaction. तो इस तरह की बहुत से न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं आगे. आप कहीं पे भी इस कंसेप्ट को लगाएंगे, बॉन्ड एनर्जी के कंसेप्ट को, और वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन दैट कैन बी कैलकुलेटेड. बस आपको करना क्या है, इन बॉन्ड्स की वैल्यूज को जो है गिवन है आपको उसको देख लेना है, और रिएक्टेंट की टोटल में से आप प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी को माइनस करेंगे. ठीक है. वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज हीट कैपेसिटी? कैपेसिटी का मतलब आप जानते हो. मेरी कैपेसिटी है कि मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूं, मेरी कैपेसिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूं. ठीक है. तो लिटरली मीनिंग कैपेसिटी मतलब कैपेबिलिटी, आप जानते हैं. नाउ कैपेसिटी ऑफ हीट, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ हीट? क्या हीट की कैपेसिटी है कि वो गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ा सके? सिंपल सी बात है, अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. अगर कोई सिस्टम हीट लिबरेट करता है, उसमें से हीट बाहर चली जाती है, तो उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है ना. अब चाय का कप फिर से बता देते हैं आपको. चाय के कप में से हीट बाहर जाती है तो चाय क्या हो जाती है, ठंडी, उसका टेम्परेचर डाउन चला जाता है. ठीक है. और अगर हमारे पास हमने एक गिलास के अंदर आइस क्यूब्स डाले हैं ठंडे पानी के अंदर, तो थोड़ी देर के बाद ये टेम्परेचर, लेट इट बी, इट वाज जस्ट 4 डिग्री सेल्सियस, और थोड़ी देर के बाद ये हो जाता है 25 डिग्री, क्योंकि बाहर से हीट अंदर को आई. हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की तरफ मूव करती है. तो गिलास के पानी का टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब की, इसका डाउन चला गया क्योंकि इसने हीट लिबरेट की. ओके. अब इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं. 10 इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर है, ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? जो हीट ट्रांसफर हुई, चाहे सिस्टम से सराउंडिंग को, चाहे सराउंडिंग से सिस्टम को, ये डायरेक्टली उसी पे डिपेंड करेगी. ठीक है. तो हमने क्या किया, Q इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. चाय के कप की बात करें तो पहले वो था 70 डिग्री, 70 डिग्री से पहुंच गया 25 डिग्रीज आ गया, तो डेल्टा टी कितना हुआ, 70 माइनस 25. ठीक है. 45 डिग्रीज. और अगर 0 से 25 हुआ है तो इट इज डेल्टा टी कितना होगा, 25 डिग्रीज, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज. तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यू विल राइट C, और C क्या है, C इज हीट कैपेसिटी. C इधर ही रहने दिया, डेल्टा T को इधर ले आए, तो Q अपॉन डेल्टा T. Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर. तो हीट कैपेसिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस by 1 degree. मतलब C will be equal to Q upon delta T into given amount of substance. Given mass कितना है ये इस पे डिपेंड करेगी. This is just heat capacity. ये heat capacity है. ओके. अब देखो ये डेफिनेशन कैसे मॉडिफाई होगी. Cm, this is called molar heat capacity. मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब सेम, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, लेकिन अब कितना, गिवन अमाउंट नहीं आएगा, कितना आएगा, 1 मोल, मोलर आ गया ना. टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब Cm किसके बराबर, Q अपॉन डेल्टा T इंटू नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. और नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1, तो इट विल बी एज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1, तो Cm किसके बराबर आ गया, Q अपॉन डेल्टा T, क्योंकि 1 मोल के लिए. ठीक है. फिर एक डेफिनेशन आती है CS, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी.
और आपको पता है जहां स्पेसिफिक वर्ड आ गया वहां पे मोल की जगह 1 ग्राम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. तो again CS it will be equal to Q upon delta T into 1. It will be Q upon delta T. This is स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। एक ही डेफिनेशन, जब सिंपल हीट कैपेसिटी तो गिवन अमाउंट कोई भी हो सकता है, 10 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम कितना भी हो। एक बाल्टी भर के पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, एक गिलास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कम एनर्जी लगेगी, उसको कम हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल टर्म हीट कैपेसिटी, तो यहां पे उसका मास आ जाएगा कितना आप ले रहे हो। लेकिन अगर वो 1 मोल है तो यहां पे 1 आ गया, अगर वो 1 ग्राम है तो यहां पे 1 आ गया। क्लियर। तो ये थी मोलर कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी। Another two definitions of heat capacity, these are CV means heat capacity at constant volume and heat capacity at constant pressure. Now we have to derive, the question is what is the relationship between CP and CV? देखिए, अब हम हीट कैपेसिटी की लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं। हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट विल बी इक्वल टू QV, ठीक है। QV इट विल बी इक्वल टू CV डेल्टा T, राइट। बट ऑल्सो QV it is equal to delta U. Heat absorbed or liberated at constant volume it is equal to change in internal energy. Therefore QV किसके बराबर आ गया, CV delta T equal to delta U. This is the first equation. Similarly, heat exchanged at constant pressure, देखें, QP it will be CP delta T. ओके, जनरल इक्वेशन तो यही है हमारे पास, बट ऑल्सो QP किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी। देयरफॉर QP will be equal to CP delta T equal to delta H. This is the equation second, right? Now for 1 mole of आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, PV इट विल बी इक्वल टू 1 RT। PV इट विल बी इक्वल टू nRT, है ना। P डेल्टा V इट विल बी इक्वल टू 1 RT। तो डेल्टा H इट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, राइट। तो P डेल्टा V इट इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। तो डेल्टा H क्या हो गया, डेल्टा U प्लस, अब ये आ गया डेल्टा RT, चेंज आई ना, चेंज किस में आएगी, टेम्परेचर में। तो आप इसको लिखेंगे डेल्टा H डेल्टा U प्लस R तो कांस्टेंट है R डेल्टा T। अब डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यूज पुट कीजिए, ये रही डेल्टा U की वैल्यू, ये रही डेल्टा H की वैल्यू। तो डेल्टा H इज इक्वल टू CP डेल्टा T इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। डेल्टा T को इधर ले जाइए, यू विल गेट CP CV डेल्टा T अपॉन डेल्टा T प्लस R डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, कैंसिल। CP विल बी इक्वल टू CV प्लस R और CP माइनस CV इक्वल टू R। मतलब दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, गैस कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ
heat capacity at constant pressure and at constant volume is equal to a constant and that is gas constant. और इन जनरल हमेशा Cp जो है वो Cv से बड़ी होगी. ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आज के लेक्चर में इतना ही. जल्द ही मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप रिवाइजिंग.